नमस्कार सभी को। इस वीडियो में विद्यार्थियों हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो यूनिट है हमारी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा कि आपको क्या तैयार करना है। इस वीडियो में अपना पूरा थ्योरी रहेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में भी थ्योरी रहेगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए देखिए, यूनिट क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये अपनी यूनिट है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं धारा वैद्युतिकी, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसे अपन विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, होता क्या है? यस, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यही बोलते हैं अपन। मतलब दोनों मीडियम में बात करूंगा, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ओके, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक। इसकी हम दिशा देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, फिर भी स्केलर है। कारण क्या है? रीजन ये है कि जो वेक्टर की डेफिनेशन है या जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ वो वेक्टर एडिशन जो अपने पास रूल है उनको भी फॉलो करता है। सदिश योग के जो अपने पास नियम होते हैं उनको भी वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है, पालन करती है, ओबे करती है। तो वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लो तीनों यूज में आते हैं, वो तीनों का पालन करता है। क्लियर? लेकिन जो अपने पास ये इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन होती है लेकिन क्या नहीं करती? वेक्टर एडिशन लो का ओबे नहीं करती, वेक्टर एडिशन लो को फॉलो नहीं करती। क्लियर है? तो मतलब अदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। ये ध्यान रखना, ये दिशा वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डायरेक्शन वाला, ठीक। डायरेक्शन आपसे पूछता है इसकी कि डायरेक्शन किस प्रकार से होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, हम कहें कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक आवेश के, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत। ओके, अब देखो जैसे कि ये कंडक्टर है अपने पास, ओके, और इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ये प्लस और माइनस, मतलब एक बैटरी लगा दी आपने। क्या लगा दी? बैटरी, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस दोनों है। जैसे मैं प्लस ले रहा हूं इधर और ये प्लस है, ये माइनस होंगे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक।
ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस एच से होगी क्या, बताओ। राइट, इसी प्रकार से होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा। हमने पढ़ा था कि प्लस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है एंड माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस लाइक ए इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे, इसमें, और प्लस जाएंगे इधर। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव के अपोजिट। नेगेटिव इधर है तो करंट किधर होगी, इधर, तो करंट की डायरेक्शन इधर होती है। ठीक है, इसको अपन ये भी कह देते हैं कि प्लस की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, प्लस की डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को लेकर ये भी कह देते हैं कि धनात्मक जो अपने पास आवेश हैं उनकी दिशा में। ठीक है, या अपन कहें इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में। राइट, ये लो, ये हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ जानकारी ली कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होती है। ओके, स्केलर है बट इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, चलो आगे देखिए। अब अपने पास इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूलाज को लेकर अपन बात करेंगे। क्या फॉर्मूलाज आते हैं, देखिए। यहां पे हम बात कर रहे हैं औसत धारा की, किसकी, औसत धारा, एवरेज करंट, एवरेज करंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक, एवरेज करंट, आई एवरेज अपन बोलते हैं, ये क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। क्या, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, कुल आवेश अपॉन कुल समय, ये अपने पास आई एवरेज होगा। ओके, औसत धारा होगी। अब अपन बात कर रहे हैं इसी में तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इस पर भी आते हैं क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस करंट होती क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी करंट है, हमें बोल दिया कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना टाइम, कितना करंट होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या होगी, वो धारा, वो इंस्टेंटेनियस धारा होगी, तात्क्षणिक धारा होगी। क्लियर, तो तात्क्षणिक धारा जिसे अपन फॉर्मूलाज में ऐसे लिखते हैं कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी, और ये इस प्रकार से जब भी होता है वो अवकलन में बदल जाता है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल में बदल जाता है, डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब क्यू का अपने को वैल्यू देखा टाइम के फॉर्म में, जैसे दे दिया 4t² + 1 एंड पूछा बताओ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आई कितना होगा। देन वो आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। अपन क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन, डिफरेंशियल निकालेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी यानी डी अपॉन डी टी 4t² + 1 निकाले तो कितना आया अपने पास, 8t आया। ये तो आ गया करंट जो कि टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। किस टाइम पर पूछा है, 1 पर। अब इसमें अपन रख देंगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आई कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। एम्पियर क्या है, इसका यूनिट है, SI यूनिट। अच्छा, अब देखिए अपन बात कर लेते हैं, चलो
इसकी यूनिट की बात करेंगे उससे पहले एक दो फॉर्मूलाज और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला और देख ले रहे हैं। देखिए, अगर ये तो जो चार्ज था ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा था, अगर फ्लो ऑफ चार्ज अपने पास कांस्टेंट है, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर अपने पास कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, आवेश प्रवाह की दर नियत है, कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में आई क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। ये लो, ये फॉर्मूला जैसे Q का वैल्यू दे दिया, टाइम का वैल्यू दे दिया और पूछा बताओ कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, तो अपन Q अपॉन टी कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और जब फ्लो अपने पास कांस्टेंट है देन अपने पास धारा ये आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की क्या होगा इसका एसआई यूनिट? हमें पता है करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, राइट है क्या, एम्पियर, ये इसका एसआई यूनिट होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बताना, देखें, Q का कूलाम और T का सेकंड, यानी कूलाम पर सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड भी अपन इसको लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकंड, एम्पियर को। क्लियर है इतनी बात है? चलिए, अब जैसे कि आपको पूछ ले बताओ इसकी वीमा क्या है, आई थिंक ये आसान होगा, सिंपल होगा। वीमा जिसे अपन बोले डायमेंशन क्या होगा, ए इसका डायमेंशन होगा। क्लास 11th में अपन पढ़ते हैं, जो एसआई सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसकी यूनिट आती है एम्पियर एंड उसकी डायमेंशन आती है अपने पास, वीमा आती है ए, इस प्रकार से। क्लियर? अब देखिए, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की, वो है करंट कैरियर। करंट कैरियर, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। करंट कैरियर, धारावाहक जिसे अपन कहें, इसी को अपन आवेश वाहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश वाहक, चार्ज कैरियर। ठीक है, चलिए, क्या है कि कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में करंट किन के कारण फ्लो हो रहा है, कौन करंट को लेके जा रहा है, वो ही क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। तो हमने पढ़ा कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है नेगेटिव चार्जेस की। तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, तो करंट कैरियर अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कंडक्टर्स की, किसकी, कंडक्टर्स की यानी चालक की, या मैं कहूं धातु की, मेटल की, तो ये अपने पास कंडक्टर ही थे जिसमें अपन ने यहाँ पे बैटरी लगाई थी। तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट थी, तो करंट किनके कारण फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब कंडक्टर जो होते हैं, मेटल जो होती है, उसमें करंट कैरियर क्या होंगे, उसमें करंट कैरियर अपने पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, बताओ सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं, सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक, इसमें करंट कैरियर क्या होते हैं, अर्धचालक। तो इसमें जो करंट कैरियर होते हैं वो होते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मतलब सेमी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के कारण फ्लो होती है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, थर्ड में बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, अपघट्य है। तो अपघट्य में
अपघटय में जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस है उनके कारण फ्लो होती है। मतलब यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, या फिर कहें जिनके कारण करंट फ्लो होता है। क्लियर? तो हमने करंट कैरियर की बात कर ली। अब देखिए आगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि ये अपने पास एक कंडक्टर था, इसके आगे एक बड़ा कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, फिर इसके आगे एक और बड़ा कंडक्टर लगा दिया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शनल इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे I1 करंट है, चलो यहाँ पे I2 ले लिया, यहाँ पे I3, तो आपको पता है तीनों की वैल्यू सेम होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, इसका वैल्यू सेम ही रहता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जितना करंट है सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा, तो करंट का वैल्यू सेम होता है। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए आपको दिख रहा है, ओके। तो हमने एक इसमें इलेक्ट्रिक करंट को लेकर इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो सारी यहाँ पे नोट की है। क्वेश्चन यहाँ से एक्चुअली मतलब मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का बनता है इससे, इस फॉर्मूला से। और कंसेप्चुअली क्वेश्चन अपने पास जैसे इस क्वांटिटी कैसी है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है उसको लेकर बनता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है करंट कैरियर्स को लेकर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हिंदी में कहते हैं धारा घनत्व। ये टॉपिक है। क्या होता है, पहले तो बात करें इसे अपन, जैसे कि करंट को I से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, इसको अपन J से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? J से प्रदर्शित, यानी रिप्रेजेंट, ठीक है, J से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये अपने पास जैसे कि हमने कहा करंट अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? सदिश। क्या होता है, देखो डेंसिटी है, ये होता है कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे अपन करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी में दो का डिवाइडेशन होता है, आपने पढ़ा था, हमने कई प्रकार की डेंसिटी पढ़ी थी। वैसे डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपको याद है हमने घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो था Q अपॉन L। फिर सरफेस पढ़ा था, वो Q अपॉन A था। वॉल्यूम पढ़ा था, वो Q अपॉन V था। राइट,
इसी प्रकार से करंट डेंसिटी होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, कि कोई कंडक्टर है उसमें कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी एक एरिया है उसमें कितना करंट है, ठीक है। तो वहां पे उस एरिया में करंट का डिवाइड दे देते हैं, तो वहां पे उसकी डेंसिटी आ जाती है, ये करंट इतना डेंसिटी में है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है बात करेंगे, देखिए। तो हम कहें ये क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं इतना लिख दे रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में धारा, ठीक है। मतलब फॉर्मूला हो गया तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होगा। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। किधर होती है इसकी डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि ये अपने पास कंडक्टर है, ओके, और इसे अपन ने बैटरी से जोड़ा है, प्लस माइनस, ओके। हमें जैसे कि यहाँ पे बताना है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये करंट कुछ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर होता ऐसे इस प्रकार से, तो भी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती, इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, धारा घनत्व होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है अपने पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। ये फॉर्मूला आया। अब देखो यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट, ये भी क्वेश्चन बनता है। एसआई यूनिट क्या होगा, आई अपॉन ए है क्या, हम कहें एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया का। अच्छा, इसका ये यूनिट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, आप बोलोगे ए एंड इसका मीटर है यानी एल का 2, राइट है क्या। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं अपन L माइनस 2 एंड A, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन यानी वीमा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखिए आगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करेगी क्या, यस करेगी। जबकि करंट डिपेंड कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, करंट डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ओके, चलो इसमें अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, ये अपने पास काम की चीजें हैं, ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। पूछ लेता है आगे जब फॉर्मूलाज जो होते हैं उनमें भी ये फॉर्मूला अपने पास काम आता है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो अपने पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, क्या होता है, अपवाह वेग। एक फॉर्मूला और है इसका, वो पढ़ेंगे अपन, अभी देखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि जैसे कोई कंडक्टर है, उसमें अपन ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा सकते हैं, बैटरी जोड़कर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड जो अपने पास प्लस होंगे वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे, और जो प्लस होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में होंगे, राइट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके।
तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। वैसे अगर किसी कंडक्टर की बात करें तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं अपने आप। अगर अपन कोई फील्ड नहीं लगाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो मूव करते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो करंट फ्लो होना चाहिए क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं, बट करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। इस कारण होगा क्या कि जैसे एक करंट इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो इनका अपन जब एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एवरेज मोशन निकालेंगे, तो एवरेज मोशन अपने पास 0 आएगा। कितना आएगा? 0। मतलब इनका जो औसत अगर अपन वेग देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, तो वो 0 आएगा। मतलब एवरेजली औसतन ये गति ही नहीं कर रहे, मूव ही नहीं कर रहे, मोशन ही नहीं कर रहे। तो जब कंडक्टर सीधा का सीधा ऐसे की ऐसे पड़ा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हमें रैंडम मोशन कर रहे हैं फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका रीजन ये है कि टोटल जो एवरेज वेलोसिटी आएगी इस सिचुएशन में वो 0 आएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को या प्लस को अपने पास एक अलग से डायरेक्शन मिलेगी। कारण क्योंकि उन पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो फोर्स लगने के कारण वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और एक अलग डायरेक्शन मतलब अपोजिट, उसमें मूव करने लगेंगे। तब उनका एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगा, तब उनका एवरेज वेलोसिटी आएगा। ठीक है, औसत वेग आएगा। और उस एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया? किस सिचुएशन में? जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आप लगा दोगे, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसे अपन कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट अपवाह है, मतलब इनको ड्रिफ्ट किया गया है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अदरवाइज तो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, तब करंट 0 था, क्योंकि कोई इधर कोई इधर, तो टोटल जो अपने पास इनकी एवरेज वेलोसिटी आ रही थी वो 0 आ रही थी। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक निश्चित, एक डेफिनेट डायरेक्शन इनको मिल गई। इस वजह से एवरेज 0 नहीं हुआ। उस समय जो एवरेज वेलोसिटी है उसे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग, ये क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी of the average uniform velocity of free electrons in conductor या in metal is called drift velocity। मतलब किसी धातु में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत एक समान वेग क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। सूत्र, फॉर्मूला Vd ड्रिफ्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं माइनस, इसका फॉर्मूला आता है माइनस ई
2/m। ये अपने पास इसका सूत्र आता है -EE 2/m। यहाँ पे 2 क्या होता है? तो होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्स का टाइम, ऐसे समझो। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स का टाइम क्या है? रिलैक्स का टाइम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मोशन करता है तो क्या करता है? लेटिस से टक्कर करेगा, प्लस से टक्कर करेगा। जब प्लस से टक्कर करेगा तो होगा क्या? उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो उसकी वेलोसिटी कम होकर वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उसमें जो टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल को अपन क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, यानी हिंदी में कहते हैं श्रांति काल या विश्रांति काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? विश्रांति काल, विश्रांति काल ये बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिखने चाहें तो क्या लिखेंगे? एवरेज टाइम इंटरवल, या आप एवरेज भी मत लगाओ, लिखो टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिशन, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस। मतलब दो लगातार टक्करों के मध्य समय अंतराल, टक्करों के मध्य समय अंतराल। अब ये किसके बीच में टक्कर हो रही है? प्लस की माइनस से, है ना? माइनस की प्लस से या प्लस की माइनस से, मध्य समय अंतराल। ठीक है, इसे अपन कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल। चलिए, तो -EE 2/m माइनस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमने देखा है पहले, इसलिए माइनस आता है। ठीक है, अभी यहां पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर ये होता ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड होता देन ये पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि स्पीड यानी इसका मैग्नीट्यूड, यानी इस समय VD क्या आता? EE 2/m आता। ओके, चलिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये काम का फॉर्मूला है। आगे अपने पास एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन I एंड VD। ये भी ध्यान रखना, I इज इक्वल टू आता है NEAVD। N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E होगा चार्ज, A होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड VD होगा अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ये रिलेशन भी आप याद रखना, इस रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे देखिए, इसी में एक टॉपिक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी इसे बोलते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं? गतिशीलता। मोबिलिटी क्या होती है कि जो अपने पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक जगह पे अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन की गति कितनी है, इलेक्ट्रॉन की गति कितनी है, मोशन कितना है, उसे मोबिलिटी कहते हैं। ये डिफाइन होता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग, अपवाह वेग ड्रिफ्ट मोबिलिटी होता है। ठीक है, इसे अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से।
क्या होगा फॉर्मूला, VD अपॉन E। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन आता है इसको लेकर, वो क्वेश्चन अपने पास इसके, चलो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, यूनिट को लेकर एंड डायमेंशन को लेकर आता है। तो बताओ देखिए इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। आप बोलोगे VD अपने पास एक प्रकार का वेलोसिटी है, वेग है, तो इसका मीटर पर सेकंड होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यूनिट पढ़ा था जो कि होता है वोल्ट पर मीटर, मतलब कुछ ऐसे होगा, मीटर पर सेकंड, और ये होगा वोल्ट पर मीटर। इसे अपन ऐसे लिख देंगे, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो ये इसका अपने पास ऐसा यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन अब आप निकालना, ये काम मैंने आपको दिया है। ठीक है, इसके डायमेंशन बताना देखिए कमेंट में। तो ये मोबिलिटी हो गया एंड रिलैक्सेशन टाइप की अपन ने डेफिनेशन देख ली है। रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं एंड यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, और डायरेक्शन को लेकर कंसेप्चुअली क्वेश्चन आता है, इसको लेकर भी क्वेश्चन आता है। मोबिलिटी को लेकर यहां से यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें पढ़ते हैं जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं ओम के नियम से, मतलब इन टॉपिकों में ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम, ओम्स लॉ। 10th में भी पढ़ा था ये लॉ, 12th में भी पढ़ा है एंड बहुत आसान है। हमने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू IR, यही है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो अपने पास रेजिस्टेंस आ जाता है, प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये क्लियर। यहां से V एंड I के बीच में ग्राफ देखें अपन, क्या होता है, किसी कंडक्टर पर, किसी चालक पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वो जितना बढ़ाएंगे करंट भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब विभवांतर जितना बढ़ाओगे विद्युत धारा भी उतनी ही बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इट मीन्स दोनों में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। एम आई राइट, बताइए। V I के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ है ऐसे ही बनेगा। और जैसे कि अगर ये थीटा है तो बताओ tan थीटा कितना, आप बोलोगे V अपॉन I, ये क्या हो गया, R हो गया क्या, यस। तो VI जो अपने पास ग्राफ होता है, इस ग्राफ में जो स्लोप होता है, ढाल जो होती है, स्लोप यानी ढाल, वो क्या बताती है, रेजिस्टेंस को बताती है। किसको बताती है, प्रतिरोध को बताती है, रेजिस्टेंस को बताती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये ग्राफ कुछ ऐसे होता तो ये I होता और ये अपने पास V होता, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ये अपने पास जैसे कि बोला कि ये R1 है और ये R2 है, पूछा है बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए इस सिचुएशन में अपन स्लोप निकालेंगे, तो इसको θ2 ले लेता हूं और इसको θ1, तो tan θ1 क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे वे आधार, I अपॉन V, और ये क्या होगा 1 अपॉन R, R1। ठीक, अब देखिए tan θ2 निकालू तो tan θ2 आएगा सेम I अपॉन V,
आई अपॉन वी, मतलब आई टू अपॉन वी टू या आई वन अपॉन वी वन, जो भी अपन ने दो ले लिया, आई अपॉन वी क्या होगा, ये वन अपॉन आर टू होगा क्या, चलो आई वन वी वन, आई टू वी टू। लंब बटे वे आधार, यानी आई अपॉन वी आएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, वन अपॉन आर, यानी वन अपॉन आर टू। हम देख रहे हैं कौन सा एंगल ज्यादा है, थीटा वन या थीटा टू। आप बोलोगे थीटा वन ज्यादा है थीटा टू से, तो थीटा वन थीटा टू से ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि आर वन कम होगा आर टू से। रीजन क्या, देखो इनवर्स रिलेशन है, अगर थीटा वन ज्यादा है तो आर वन कम होगा, थीटा टू कम है तो आर टू ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में कौन ज्यादा होगा, आर टू। यहीं पे ये ग्राफ होता आई, जैसे वी आई और वी था, ये ग्राफ होता, ये वी होता और ये आई होता। उस सिचुएशन में तो सीधा सीधा ही है, ये R1 ले लें और ये R2, ये अपने पास थीटा टू और ये अपने पास थीटा वन। इस सिचुएशन में अगर अपन निकालना चाहें कि R1 R2 क्या होंगे, तो R1 अपने पास होगा क्या, tan थीटा वन होगा क्या, ये इसके इक्वल ही होगा। कैसे, देखो v अपॉन आई, भाई tan थीटा वन क्या होगा यहां से, v अपॉन आई, यानी v1 अपॉन i1, v1 अपॉन i1। tan थीटा वन क्या होगा, v1 अपॉन i1 दिख रहा है, चलिए। और tan थीटा टू क्या होगा, tan थीटा टू ये होगा v2 अपॉन i2, जो कि r2 होगा। मतलब अगर थीटा वन ज्यादा है तो r1 ज्यादा होगा, थीटा टू ज्यादा है तो r2 ज्यादा होगा। इट मीन्स यहां पे इस सिचुएशन में r1 ज्यादा हो जाएगा r2 से। तो ये डिपेंड करेगा कि ग्राफ किस प्रकार का दे रखा है, वी आई ग्राफ दिया है या फिर आई वी ग्राफ दिया है अपने को, ठीक है। आई वी ग्राफ देगा तो उस सिचुएशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, एंड वी आई ग्राफ देगा तो अपने पास जो है वो वैल्यू रहेगी। याद भी नहीं करें तो डायरेक्ट याद रखो tan थीटा निकालना है। अगर इनवर्स रिलेशन आ रहा है तो सारा काम उल्टा हो जाएगा, और बराबर आ रहा है तो जो एंगल ज़्यादा होगा वही आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये बहुत आसान है, बस tan थीटा निकालना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप ये क्वेश्चन सोल्व करना, ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। तो अब अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आता है अपने पास प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट के पाथ में बाधा उत्पन्न करता है, रोकता है करंट को, वो प्रतिरोध होता है। जो धारा को रोकता है वो प्रतिरोध होता है, कि यहां से करंट जा रही है, हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, रोक लेगा वो करंट को, लड़ाई होगी फिर दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए, जैसे कि सड़क होती है, उस सड़क पे जो ब्रेकर होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वैसे ही तो प्रतिरोध जो होता है, ये जो होता है, ये जो कंडक्टर दे रखा है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लंबी लेंथ होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और जो एरिया है ना, एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एरिया अगर ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब इनवर्स है, ये प्रोपोर्शनल है और ये व्युत्क्रमानुपाती है। जब इन दोनों को एक जगह करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला अपने पास आता है, ठीक है। रो का एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें, रो इज इक्वल टू आता है M अपॉन
Ne²2, ये निकाल सकते हैं अपन, वैसे ये फॉर्मूला आता है, बता दूंगा मैं, ठीक। तो R = ρL/A, ये सूत्र होता है अपने पास रेजिस्टेंस का। कोई भी कंडक्टर दे रखा है उसके लिए, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अपने पास A है। तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये आता है। यहाँ पे रो क्या है? रो है अपने पास रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, ठीक है। R जो है ये प्रतिरोध है, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट ओम होगा। क्या होगा? ओम। इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, इसका SI यूनिट आ गया। रो यहाँ पे रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होती है। जो अपने पास रेजिस्टेंस होता है इसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की बात करते हैं। कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, चालक के प्रतिरोध, चलो इसको बैठाते हैं एक बार। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता देखते हैं। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की अपन बात करते हैं। देखिए, कोई अपने पास कंडक्टर दे रखा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है, वो टेम्परेचर यानी तापमान के समानुपाती होता है। यानी अगर ताप बढ़ाते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। जैसे कि पहले टेम्परेचर अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस था, कोई बॉडी है कंडक्टिंग बॉडी, उसका फिर टेम्परेचर आपने 40 डिग्री कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये देखा गया कि जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। फिर बाद में एक रिलेशन दिया गया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, क्या है? रेजिस्टेंस, ये R नोड है, और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध वो है अपने पास RT रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑन 0 डिग्री सेल्सियस इज R नोड एंड T डिग्री सेल्सियस पर RT, कैपिटल T ले लेता हूं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस पर रेजिस्टेंस दे रखा था R नोड, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो लेट T डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो उस पर रेजिस्टेंस हो गया RT। तो ये RT होगा क्या? फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे? तो RT जो होगा इसका फॉर्मूला होगा, कैपिटल T ले लो, R नोड 1 + अल्फा T। आप डायरेक्ट याद रख लो 1 + अल्फा T। यहाँ पे ये काम की चीज है, अल्फा ये होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा। अल्फा की वैल्यू को लेकर क्वेश्चन है, फिर अलग अलग मटेरियल के लिए अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अल्फा ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा जो है पॉजिटिव किन के लिए होगा? तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? कंडक्टर यानी चालक के लिए। कि कोई कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ
तो इसमें ये ऐड होगा तो प्रतिरोध बढ़ने वाला है, सीधी सी बात है। मतलब यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, तो आप बोलोगे आर क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेगेटिव किन के लिए होता है, नेगेटिव जो अपने पास सेमीकंडक्टर है, क्या, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिनमें करंट कैरियर क्या होते हैं बताना, देखिए इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो उनमें जो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। कैसे, अल्फा नेगेटिव हुआ। इसका कंसेप्ट है बहुत अच्छा, मैं समझाऊंगा कि आपने अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो लिया है, ये पॉजिटिव चालक के लिए है और नेगेटिव अर्धचालक यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए है। अब ये नेगेटिव है, अल्फा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सेमीकंडक्टर का, तो होगा क्या, 1 में से माइनस अल्फा टी घटेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, क्योंकि घटने का मतलब डिक्रीज होने का, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। 1 में से घटेगा मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही ये वैल्यू घटेगी, उतना ही ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर ज्यादा तो ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा, और अल्फा नेगेटिव तो एक में से ज्यादा वैल्यू घटेगी, एक में से ज्यादा वैल्यू घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और कम होगा। तो हम कहें अगर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपना प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है बात है, इसका क्या होता है, प्रतिरोध डिक्रीज होता है, घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू जीरो किसके लिए होती है, जो कुचालक है यानी नॉन कंडक्टर है अपने पास। नॉन कंडक्टर की अपन बात करें यानी कुचालकों की अपन बात करें तो उसके लिए अल्फा जीरो होता है। अल्फा अगर जीरो तो आरटी का वैल्यू क्या रहेगा, आर नोट ही रहेगा। मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पर कुचालकों का प्रतिरोध है वो ही प्रतिरोध कोई अलग टेम्परेचर पर होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कुचालक यानी नॉन कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो हम कहें नो चेंज। क्या, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अल्फा का वैल्यू एक और होता है अपने पास पॉजिटिव, साथ में बहुत कम, अत्यल्प, अत्यल्प, वेरी मतलब लेस, बहुत कम। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव और बहुत कम, पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है। ये किसके लिए होता है, मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए, अलॉय के लिए होता है अपने पास अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव और बहुत कम। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है और बहुत कम है किसके लिए, मिश्र धातुओं के लिए। तो एक बात बताओ, जब आप अलॉय का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू क्या है, बहुत कम है लेकिन पॉजिटिव है, बहुत कम है, तो हम कहें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, मामूली सा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, लगभग, लगभग क्या रहेगा, नियत, लगभग नियत रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि बहुत कम बढ़ेगा, बहुत ही कम यहां पे बढ़ने वाला है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है। बहुत कम होने का मतलब जैसे पॉइंट में वैल्यू हो इसकी, तो टी बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वैल्यू आएगा वो बहुत कम आएगा, तो इसमें से बहुत कम जुड़ेगा। बहुत कम जुड़ने का मतलब लगभग क्या रहेगा, नियत।
क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन बहुत कम, यानी 0.00 या 0.2 या 0.3 ऐसे रखें और टी का वैल्यू बढ़ाएं, तो आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू है बहुत कम बढ़ने वाला है। फिर इसमें जुड़ेगा, ये वैल्यू जुड़ेगी तो बहुत कम ऐड होगा, मतलब लगभग कांस्टेंट बना रहेगा, लगभग क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू के ऊपर अपने पास क्वेश्चन बनते हैं। वैल्यू मतलब जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर वेरी लेस एंड पॉजिटिव, इसके ऊपर इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर इफ इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नॉन कंडक्टर का भी आता है, ऐसे ही अलॉय का आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कंसेप्ट तैयार होता है, इसको आप ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। यहाँ पे अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा की वैल्यू ये होती है, इसके कारण रेजिस्टेंस पर इफेक्ट अपने को दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास, चलो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सुपर कंडक्टर है। चलो अभी सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, सुपर कंडक्टर अपने सिलेबस में है नहीं इतना। अपने सिलेबस में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड मिश्र धातु है, ठीक है। प्रतिरोधकता की बात करते हैं, किसकी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसे अपन कहें रजिस्टिविटी, इसकी बात करते हैं। देखिए प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, हमने देखा कि ये क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है यहाँ पे, ये होता है अपने पास इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का व्युत्क्रम। अब क्या होता है बताएंगे अभी आपको, चालकता का व्युत्क्रम अपने पास क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी होता है। चालकता क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कि कोई भी अपने पास मटेरियल है उसमें से करंट किस तरह से फ्लो हो सकता है, कितना आसानी से फ्लो हो सकता है, कितना सिंपली, कितना इजी वे में फ्लो हो सकता है, वो क्या है, कंडक्टिविटी है, चालकता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उसका रजिस्टिविटी उतना ही कम होगा। कंडक्टिविटी अगर कम है तो रजिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होगा क्या, राइट है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यहां से इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, देखें यूनिट, एसआई यूनिट। आप बोलोगे इसका ओम है, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर है, मतलब क्या आ गया, ओम मीटर, यही आया क्या, ओम इंटू मीटर। इसका ओम हुआ, इसका मीटर स्क्वायर हुआ और इसका मीटर हुआ, तो ओम इंटू मीटर, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। क्लियर, आगे देखिए। जो प्रतिरोधकता होती है वो आपका एल और ए पे डिपेंड नहीं करती, जबकि आपका जो रेजिस्टेंस था वो एल और ए पे डिपेंड करता है। इसको लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। जो प्रतिरोधकता है ये क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी। कोई भी मटेरियल है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण क्या है, प्रतिरोधकता है, आंतरिक गुण है। यह जो होता है किस पे डिपेंड नहीं करता, यह एल और ए पे डिपेंड नहीं करता कि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, एरिया घटा रहे हो तो उसके रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, इस पे इफेक्ट नहीं होता है। ये कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, कौन सा कंडक्टर आप ले रहे हो, किस प्रकार का ले रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा अपने पास रेजिस्टिविटी। तो हम कहें ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, यह एल व ए पर निर्भर नहीं करती है, ए पर निर्भर नहीं करती। इट
डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एल एंड ए, इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, अब जैसे कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट, किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इसको लेकर अपन बात करें। देखिए अपन बात करें तो जो अपने पास नॉन कंडक्टर होंगे, ठीक है, कुचालक हैं, उनकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? आप बोलोगे उनकी कंडक्टिविटी तो बहुत कम होगी, उसमें करंट तो इजीली फ्लो होता है, इजीली क्या होता ही नहीं, तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है तो रजिस्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। देखिए इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी चालकता का व्युत्क्रम, तो उनकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो हम कहें कि जो अपने पास कुचालक होते हैं, क्या कुचालक, कुचालक यानी नॉन कंडक्टर, उनकी रजिस्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद जो अपने पास मिश्र धातु है, क्या मिश्र धातु, अलॉय, उनकी रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु के बाद में इससे कम होती है अपने पास, कैसे होगी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। अर्धचालक की, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, और इससे कम चालक यानी कंडक्टर। देखिए अगर कंडक्टिविटी की बात करें चालकता की, तो चालकों में ज्यादा चालकता दिखेगी। फिर अर्धचालकों में देखो यूज होते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप, उनमें होती है। और इससे भी कम होती है चालकता मिश्र धातुओं में, चालकता कंडक्टिविटी, और सबसे कम कुचालकों में। तो जस्ट इसको उल्टा ही तो करना है, तो इसका अपने उल्टा किया है कि कुचालकों की, नॉन कंडक्टर की रजिस्टिविटी ज्यादा, अलॉय की, फिर सेमीकंडक्टर की, और फिर कंडक्टर की। ये होती है अपने पास रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का क्रम। ठीक है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किस पर? टेम्परेचर पर। मैं लिखूं इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर करती है। और ये किस प्रकार से, जैसे अपना रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, वैसे ही ये आएगा रो नोड 1 प्लस अल्फा टी। ये होता है अपने पास टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी का अपने पास फॉर्मूला, जैसे इसका था, सिमिलरली इसका है। यूनिट अपन ने निकाला। अब इसको लेकर मेरा क्वेश्चन है कि आप इसका डायमेंशन बताओ। क्या बताओ? वीमा, वीमा बताओ इसकी। वीमा क्या होगी? किसकी? प्रतिरोधकता की, रो की, साथ में आर की भी बताओ क्या वीमा होगी, क्या डायमेंशन होगी। ये क्वेश्चन है मेरे, आप कमेंट में बताना कि इनकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो ये था अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, धारा विद्युत को लेकर एक पार्ट अपन ने देख लिया है। लास्ट 2 से 3 पार्ट बनेंगे जिसमें ये पूरा चैप्टर हो जाएगा और पूरा थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, काम का रहेगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।